नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखो एक्सरसाइजेस का। सुमा इज स्विमिंग इन ए पूल। तो अगर वो पूल में स्विम कर रही है तो वो क्या कर रही होगी? वो मस्कुलर फोर्स लगा रही होगी। क्या करेगी बोलो? मस्कुलर फोर्स लगाएगी। एंड सो वो वर्क डन करेगी। Yes. She is applying muscular force and by that she is moving ahead, तभी तो आगे जा पाएगी। तो इसलिए अगर फोर्स लगाया जाए और डिस्प्लेसमेंट हो तो यस वर्क इज डन। वर्क इज डन as Suma is applying muscular force and getting displaced. है, इसलिए काम हो रहा है। दोनों ही चीजें हो, फोर्स भी लगे। दूसरा देखो, डंकी इज कैरिंग ए लोड। तो डंकी क्या कर रहा है? अगर वो डंकी लोड को आगे ले जा रहा है तो बताइए डंकी का क्या होगा? चाहे जितना भी लोड वो लेकर जाए तो उस केस में, ठीक है, इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा होगा? डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो डंकी और आगे ये जा रहा है, ठीक है, तो ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड। हाउएवर डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस हॉरिजॉन्टली। तो कोई अगर परपेंडिकुलर फोर्स हो, फोर्स किधर है बोलो? ग्रेविटी का। और डिस्प्लेसमेंट किधर है? डिस्प्लेसमेंट तो परपेंडिकुलर हो गया। तो इसलिए देखो कि वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड and displacement is taking place. ठीक है, horizontal. Now F is perpendicular to S, so no work is done. So इनके बीच में परपेंडिकुलर है, so no work is done. अगला देखें, ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर। तो विंड मिल चलती है। विंड मिल इस तरीके के, उसमें लंबे लंबे वो होते हैं और उसी के चलने की वजह से, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मोटर होती है, इसके चलने की वजह से इसमें रोप है। तो रोप की वजह से ये पानी की जो बकेट है उठा ली जा रही है। तो क्या होगा बताइए? विंड मिल जब चलेगी तो हवा वो रोटेट कर रही है, उसको इसका जो गियर है वो उसको लीनियर मोशन दे रहा है। रोटेशनल मोशन को वो ट्रांसलेशन मोशन में बदल रहा है, लीनियर मोशन में। फोर्स तो वो लगा ही रही है। सो दैट इज विंड मिल इज अप्लाइंग फोर्स अपवर्ड एंड वाटर इज गेटिंग पुल्ड अपवर्ड। सो विंड मिल इज डूइंग वर्क ऑन बकेट। ठीक है ना, उसे खींचेगी वो। मोटर भी तो खींचती है पानी की, पानी ऊपर खींच के चढ़ा देती है कि नहीं टंकी में।
तो इसलिए लिखो विंड मिल इज अप्लाइंग फोर्स, is applying force and bucket is pulled up in same direction। इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है बताओ। ये रहा फोर्स और इसका ऊपर जाना हो गया डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। इस वजह से So work is done, work is done, इसलिए काम हो रहा है। अगला देखते हैं। That a green plant is carrying out photosynthesis. In this case, no force is applied and no displacement is taking place. So, in photosynthesis, no F is 0, S is 0. This implies W is 0. इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन, तो इंजन तो काम करेगा, कार का ही इंजन काम करता है, नहीं पता। सो इंजन इज अप्लाइंग फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बोगीज आर गेटिंग पुल्ड। जो उसकी बोगीज होंगी या कंपार्टमेंट are getting pulled in same direction, so work is done। Food grains are getting dried in sun। नदीप, अगर धूप में अनाज सूख रहा है तो क्या वर्क हो रहा है? नहीं। तो that is in this case F is 0, S is 0. This implies W is equals to F into S, that is 0 into 0 is equals to 0. A sailboat is moving due to wind energy। एक पाल की नाव है। पाल की नाव आप लोगों ने देखी है जो पानी में चलती है, उसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे पाल लगे होते हैं, ये पाल। फिर उससे क्या होता है, जिधर हवा चलती है उधर उसको वो लोग क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं और फिर ये चलती चली जाती है। पहले ऐसी होती थी, बहुत बड़े बड़े कपड़े लगे रहते थे, कैनवास। तो उस पर क्या होता था कि विंड इज अप्लाइंग फोर्स। इस पर क्या काम करती बोलो, हवा इस पर फोर्स मारती, उधर ही नाव भाग जाती। बड़े बड़े तुम तंबू कनात लगा दो, कपड़े लगा दो, तो हवा का फोर्स होता है ना, उसी से ही नाव चलती थी। उसको बस घुमाते हैं तो उसी तरह चलती है। सो लिखो विंड इज अप्लाइंग फोर्स ऑन, विंड इज अप्लाइंग फोर्स, इसको कैनवस कहते हैं, कैनवस, ऑन कैनवस, एंड बोट इज ड्रिवन इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, और इस वजह से क्या हो रहा है, सो वर्क हो रहा है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं। हम लोगों ने कल देख लिया था कि हीट एनर्जी क्या होती है। दैट इज द एनर्जी कंटेन्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स थर्मल पॉइंट। थर्मल पॉइंट का मतलब समझती हो आसना, थर्मल क्या होता है? दैट इज हीट एनर्जी क्या होता है बताओ? एनर्जी कंटेन्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। किसकी वजह से? टेम्परेचर की। If body is temperature is high, तो क्या होगा? क्या उसमें ज्यादा हीट एनर्जी आएगी? अब अगला एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। वर्क की भी यूनिट जूल होती है और एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। देखो, that is unit of all forms of energy, चाहे वो heat energy हो, is joule।
जूल भी लिख सकते हो या जूल। ये किसके नेम पर है? इट इज ऑन द नेम ऑफ जेम्स प्रेस्कॉट जूल। किसके नाम पर है? जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये साइंटिस्ट के नाम पर। देखो इसमें लिखा भी है, प्रेस्कॉट में डबल टी है। आपके में इनकी फिगर बनी हुई है। आगे देखिए, नाउ जो हीट एनर्जी आपने देख लिया, अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। चलो, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। That is energy contained by an object due to its motion is called kinetic energy. काइनेटिक का ही मतलब होता है गतिज, गति की वजह से जो ऊर्जा हो, इसका नाम ही है गतिज ऊर्जा। सो ड्यू टू मोशन। काइनेटिक का क्या मतलब होता है मूवी? तो अगर एक बॉल है जो m मास की है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? दैट इज काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, इसलिए वेलोसिटी तो लिख रहा हूँ लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अगर एक बुलेट फेंक के मारी जाए और एक फायर कर दी जाए तो बोलो किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? जिसमें ज्यादा मोशन होगा उसी में ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा तो फिर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। एनर्जी कंटेन्ड बाय ए पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। सही। इस कमरे में बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स हैं जो बहुत तेजी से चल रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं चल रहा। तो बताओ गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कि सॉलिड में, जो कि सिर्फ अपनी जगह हिल रहा है? गैस में। तो गैस जिसमें ज्यादा वेलोसिटी उसी में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अब देखो, दैट इज ए रनिंग एथलीट। देखो रनिंग एथलीट है तो उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि वॉकिंग पर्सन में ज्यादा है? Running athlete has more kinetic energy. Than walking person. इससे पता चलता है कि मोशन की वजह से, क्योंकि यहाँ v की टर्म है उसका स्क्वायर भी हो रहा है। अब हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अगले पेज पे आ जाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम पेज नंबर 118 निकालो। वर्क एनर्जी थ्योरम जरा चेक करो कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इस पर आपने फोर्स लगा दिया। इसकी इनिशियल स्पीड v थी, u थी, और इसका मास लवणिका m था। अगर तुम इस पर फोर्स लगाओगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? हाँ नहीं तो बढ़ेगी ना। तो आपने इस पर फोर्स लगाया, अब इसकी स्पीड बढ़ गई। मान लीजिए एक व्हीकल है, छोटी सी गाड़ी है, ट्रॉली है, तो इसकी स्पीड बढ़कर अब कितनी हो गई? u से v हो गई। तो क्या इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? मोहजिद बताओ भाई। आपने फोर्स लगाया, इसकी स्पीड भी बढ़ गई। पहले ये u से चल रहा था और अब किससे चलने लगा? बताओ, v से चलने लगा। और आपने फोर्स लगाया है,
और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो बोलो क्या वर्क डन हुआ है? हुआ है। अच्छा, एक चीज और बता दो मुझको, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ जरा। हाँ बोलो। U. करेक्ट, जैसा कि निकल, आप भी बोलो। ये इन्होंने फाइनली बता दिया 1/2 mu² बताया इन्होंने, क्योंकि u था तो अनवी ने बिल्कुल लॉजिकल बात की है, इन्होंने v नहीं बोला है। दैट इज हाफ mu²। अब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ जरा वहां पे, और इनिशियल हाफ mu² हुआ। सही बता रही हूँ। तो ये दोनों चीज बता दी इन्होंने। क्या क्या बताया बोलो? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन्होंने क्या बताई? बोलो आशीष, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यू बोल रहे हो, स्क्वायर ऊपर तो लिखा था, देख के बोलते ना। हाफ mu² बोलो, और बोलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आशीष। सही है, हाफ, क्योंकि जैसी स्पीड होगी मास तो बदलेगा नहीं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आशीष बोलो, कितना चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में? दैट इज, कभी भी चेंज निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल किया करो। क्या करते हो बोलो? Final minus. हमेशा फाइनल काइनेटिक में से इनिशियल करते हो कि नहीं? देखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताओ? बोलो अविश, फाइनल कितनी है? और इनिशियल? तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, चेंज का पता चल जाएगा। चलो, नाउ जैसा कि अविश ने बताया कि हाफ mv² और माइनस हाफ mu², फाइनल माइनस इनिशियल किया है। बोलो साची, इतनी बात तुमको समझ में आई? काइनेटिक एनर्जी तो समझ में आई, इनिशियल और चेंज कर लिया। अगर मैं हाफ को और m को बाहर रखूं तो बोलो अंदर क्या हुआ? चलो, क्या तुमको ऐसी कोई काइनेमेटिक इक्वेशन पता है या इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें v² माइनस u² क्या होता है, ये बताओ। होता है? ये कौन सी इक्वेशन है? देखो, सो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² माइनस u² इज 2s, तो मैं ये यहाँ लिख देता हूँ। हाफ v² माइनस u² की जगह क्या लिखूं? 2s। 2 से 2 कट गया। नाउ रोहित, ये मुझे बताओ, m(as) आया? ma की वैल्यू क्या होती है? और ये कौन सा लॉ है? तो ma इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, F इज इक्वल टू होता है ना, सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये लिखो, दैट इज F इज इक्वल टू ma। ये कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूं बोलो? F इंटू एस। और इधर क्या लिखूं? क्या, कहां से शुरू किया बताओ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये चीज क्या थी बताओ, यहाँ पे देख के बताओ। दैट इज चेंज इन, तो चेंज इन, अब लेकिन F इंटू एस क्या होता है? Force into displacement. वो होता क्या, ये बताइए आप। W, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो लिखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट। इसको क्या कहते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हुआ? दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट निखिल रिपीट करो, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट
Kinetic energy is equal to what? No, change in kinetic energy. Change in Change in kinetic kinetic energy is equals to work done by object. That ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब के बाद से जिस एग्जाम में भी तुम जाओगे ये क्वेश्चन वहाँ मिलेगा, पहले से ढूंढ लेना, कर लेना, यही है। करना कुछ नहीं है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस तुम्हें इसकी वैल्यू डालनी है, सेकंड लॉ लगाना है, ठीक है। दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी is equal to work done by object. ठीक है, आसना रिपीट करो ये वर्क एनर्जी तरह। उधर मत देखो, हाँ बोलो, वर्क बाय, इसकी एक्सप्रेशन बोलो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। दैट इज, अगर मैं आपसे कहूं, देख लो, के ई फाइनल और माइनस के ई इनिशियल, दैट इज वर्क। यही बोलना था तुमको। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज वर्क। वो तो आ ही जाएगा वर्क डन, इस ऐसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलोगे कि नहीं, जैसे यहाँ लिखा है, और वही वर्क डन होगा। सही, चलो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा एक और बात बताओ, मान लीजिए इसकी इनिशियल स्पीड 0 हो जाए, ये अगर u 0 हो जाए तो क्या होता है यहीं पे, तो ये के ई आई भी 0 हो जाएगा। अगर देखो u लेट u क्या हो जाए बताओ, ये क्या होता है बताओ, हाफ mv² और ये क्या होता है, Half mv². इसी को तो तुम w बोल रहे हो, u रखो 0 यहाँ पे, Half mv². तो ये चीज 0 हो गई, तो फिर ये इसके इक्वल हो गई। देखो बुक में लास्ट एक्सप्रेशन यही दी है क्या, सो हाफ mv² और इसको इन्होंने कर दिया 0 लिख दिया, तो बोलो w क्या आ गया, Half mv². फिर वही वर्क डन हो गया। जितना उसने काइनेटिक एनर्जी में गेन किया वही वर्क डन हो गया। बोलो बात सही कि नहीं है, वही चीज। मान लो गाड़ी चली नहीं रही थी, फिर रुकी हुई गाड़ी को तुमने धक्का दिया, तो जितनी उसमें काइनेटिक एनर्जी आई वो कहाँ से आई, तुमने काम किया तभी तो आई। यही तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, तुम्हारा किया हुआ काम उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। सो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तुम्हारी फूड एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। तुमने धक्का दिया, रुकी हुई चीज थी, उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, वो चलने लग गई, तो उसमें कहाँ से एनर्जी आई बताओ, आपका किया हुआ काम ही तो उसको एनर्जी मिली। एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो आप काम करेंगे, योर वर्क इट्स एनर्जी। बोलो बात सही है। चलो आगे की बात करें। क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जांपल 10.3 देखो। नाउ 10.3 एग्जांपल क्या कह रहा है, देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ 50 kg इज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड। 15 kg है और इसकी स्पीड देखो 4 मीटर पर सेकेंड, तो मास कितना हो गया 15 kg, स्पीड कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ निखिल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताओ। 1/2 mv². करेक्ट, तो दैट इज वही पूछा भी गया है, हाफ mv², मास 15 है, v4 है, तो 4 का स्क्वायर लिख दो, 2 से इसको कट कर दो, 15 2 जा 30, 34 जा 120 जूल। क्यों? क्योंकि
चाहे कोई भी एनर्जी हो उसकी यूनिट क्या होती है, जूल। क्वेश्चन नंबर 10.4 एग्जांपल देखो, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार। अगर एक कार 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो इंजन उस पर कुछ काम करेगा, और इसकी स्पीड जो शुरू में कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर, इसको बढ़ाकर वो 60 कर दे रहा है, तो इंजन ने इस पे कितना काम किया, 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया। चलो नाउ अब हम देखेंगे व्हाट इज द वर्क डन ऑन इट। इस चीज को पहले एसआई सिस्टम में बदलो, अभी ये किलोमीटर पर आवर में नहीं चल पाएगा। तो दैट इज यू की वैल्यू कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में 3600 सेकेंड। ये सब जीरो कट गए, 2 से कटने के बाद ये 5/18 आ जाता है। अब इसको 6 से कट करो, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, तो 25/3 मीटर पर सेकेंड। v देखो v कितना है, ये u है, ये v है। v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 इंटू किलोमीटर को बदलो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड्स। ये कट गया, ये कट गया, ये 2 से कटा, 2 5 और 2 18 जा। अब ये 6 से कट करो, तो दिस कम्स एज 50/3 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम सीधी लगा, तुमको वर्क चाहिए ना, बस थ्योरम लगाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, दैट इज यही है, यही लगा दो। लिखिए, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो वर्क डन ही पूछ रहा होगा, इज इक्वल टू वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम। मास बाहर ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा, बोलो अभिनव, इतनी बात तुमको समझ में आई? मतलब चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा करते हैं, वैल्यू डाल दी। अब हम सबकी वैल्यू डालना चाहते हैं, आप मुझे वैल्यू पुट कराइए। हाफ इंटू 1500 ब्रैकेट में और 50/3 का स्क्वायर, स्क्वायर कही आपने, 50/3 का होल स्क्वायर माइनस 25/3 का वो स्क्वायर, 25/3 का होल स्क्वायर। ये भी आपने अच्छा बोल दिया। अब देखो इससे इसको कट किया, 750 अंदर, आशीष इसका स्क्वायर करो, दिक्कत हो रही है ना। आप दिग्विजय आप करो, टफ पड़ गया। रोहित आप पर सही है, माइनस 625/9। सही है, इतनी बात हो गई। 750 9 तो कॉमन आ गया, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर, तो सिंपली यही लिख दो 625, तो कितना हो गया 750 1875, 500 तो ऐसे ही कट गया, 125/9, 9 से भी कट जाएगी चीज, 3 से इसको कट करो, ये 3 से कट जाएंगे, तो 3 आया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये अब ये 3 से ये कट जाएगा, 3 से इसे कट करो,
3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो अनवी जरा। वन फाइव कितना जूल, तो इसका मतलब वर्क डन कितना हो गया। हम सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने की, गाड़ी की स्पीड में कितना चेंज है उतना ही इंजन ने उस पर एक्स्ट्रा काम किया। ये काम किसने किया है? इंजन कर रहा है, इंजन ही तो ड्राइव करता है गाड़ी को। So this is the work done by engine। ये लिख लो इसी के आगे, is work done by। अगला देखिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? नाउ दिव्या, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? सही। That is kinetic energy is equal to half into product of mass and square of velocity। Kinetic energy of an object is half of product of mass and square of velocity। सही है, इतना भी लिख दो बेटा। चलिए, write an expression, इसको ऐसे भी लिख दो, it is energy contained by body due to its motion। Body due to its motion। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में इसकी एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो फिर तब हम ये लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। तीसरा सवाल देखें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। मास है, मास तो दे नहीं रहा है, मास तो पता करना पड़ेगा, लेकिन वो किस स्पीड से मूव कर रही है? 5 मीटर पर सेकेंड। और के की वैल्यू दे दी है, कितनी है? 25 जूल। v कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है? बोलो, बात समझ आ गई? काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा है, स्पीड भी दे रहा है, मास दे ही नहीं रहा, लेकिन हम इस फार्मूले से निकाल सकते, क्योंकि दो चीज दे रहा है, नहीं दे रहा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सोनाक्षी वैल्यू प्लेस करो। अच्छी बात है, आप करो ना, देख, हाफ इंटू m into 5 square। सही है, ये हो गया। 2 को ऊपर ले जाओ, तो दैट इज 25 इंटू 2, और वो दोनों चीजें जो ऊपर हैं वो नीचे आ जाएंगी, और वहां सिर्फ क्या बच जाएगा? मास। नीचे की चीज ऊपर गई और ऊपर की चीज नीचे आ गई। 5 से कट किया, 5 से कट किया 1, तो मास कितना आ गया? 2 kg। मास 2 kg आ गया। अब आगे सवाल पढ़ो। कह रहे हैं कि इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल, तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल, डबल कर दो, तो अभी नई वेलोसिटी क्या हो गई? अब आप उसे v1 बोलिए, क्योंकि अब डिफरेंट सिंबल लगाने पड़ेंगे ना। तो पहले 5 थी और अब डबल हो गई, अब कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। अब इसकी नई काइनेटिक एनर्जी है, वो ke ना लिखना, ke1 लिखना, क्योंकि नई हो गई तो एक्सप्रेशन के ke1 इट इज इक्वल्स टू हाफ m v1 का स्क्वायर। नाउ सोनाक्षी वैल्यू प्लेस करिए। कह रहा है कि वेलोसिटी डबल कर दी जाए
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, बोलो। मास अब तक पता चल चुका है, वेलोसिटी भी, नई वेलोसिटी भी दी जा चुकी है, तुमको काइनेटिक एनर्जी पता करना है। बताओ संजना, आप बताओ। Ke1 is equals to half into 2 सही, 10 into 10, तो 2 से 2 कट गया। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 1250. अब एक नया क्वेश्चन आगे जोड़ देता है। पहले कह रहा था डबल, फिर से पढ़ो, कह रहा ट्रिपल कर दो, तो ट्रिपल कर दो। इफ वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड, वेलोसिटी ट्रिपल कर दी गई है, तो क्या होगा बताओ? अब नई वेलोसिटी है तो आप उसे v1 ना लिखो, v2 लिख दो। इसका 3 गुना करो नवदीप, तो कितनी हो जाएगी? ट्रिपल करो, 225 थोड़ी ना होगी। रोहित आप करो वेलोसिटी का ट्रिपल, 15, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ट्रिपल करनी ना हमको। अब काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाफ mv2 का स्क्वायर। नवदीप वैल्यू प्लेस करो, half into 2 into 15 square. ठीक है, तो 2 से 2 कट गया और 225 जूल। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 निकालो एक्सरसाइजेस के। Object is thrown at certain angle to ground, moves a curved path and falls back on ground. तो किसी एंगल में ऑब्जेक्ट फेंका जाता है, ये ऑब्जेक्ट है और वो वहीं पर किसी एंगल पे फेंका गया है, तो वो ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट जाएगा और वहीं गिर जाएगा। इस पर हमेशा कौन सा फोर्स काम कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी। और इस देखो, इस पर हमेशा फोर्स नीचे है और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स नीचे, तो दैट इज gravitational force is downward but displacement is horizontal, both are perpendicular to each other, so work done by gravity on the object। देखो ग्रेविटी पूछा गया, पढ़ो सेंटेंस। ग्रेविटी वर्ड लिखा है कि नहीं? सो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कहाँ एक्ट कर रहा है? एक्टिंग डाउनवर्ड। और बताइए डिस्प्लेसमेंट किधर है? Displacement is horizontal. Both are perpendicular to each other. यानी F is perpendicular to S. So work done is 0. Question number 3 देखो, एक बैटरी है और उससे हमने एक बल्ब को जला लिया है, तो मुझे बताइए कि बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है? करेक्ट, केमिकल। अभी मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी के लिए ऐसे ही बता दूंगा। इसमें केमिकल एनर्जी होती है क्योंकि इसमें बहुत MnO2 होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, कार्बन की रॉड होती है, जिंक होता है, और उसकी वजह से इसमें कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। यही एनर्जी जब बोलो इसमें इलेक्ट्रॉन के तौर पर मूव करेगी या चार्जेस के तौर पर, तो फिर वो किसमें बदल जाएगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अभी केमिकल है, लेकिन जब करंट फ्लो करेगी तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। और जब वो बल्ब के थ्रू होगी तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी होगी? हीट एंड लाइट एनर्जी। तो इस तरीके से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है? दैट इज केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और
इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एंड लाइट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कहा जा रहा है, बिल्कुल वर्क एनर्जी थ्योरम पे सवाल है। 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर हो गई उसकी स्पीड, तो वर्क डन पता करना है। नवदीप, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से? बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? प्रभात आप बताइए। इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसी वही फार्मूला फिर लगा दो जब जब ऐसा दिया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक ऑब्जेक्ट जो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड में था, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अब कितनी हो गई है? अब इसकी 2 हो गई है। तो बोलो, इस पर कोई अप्लाइड फोर्स काम कर रहा है प्रभात की फ्रिक्शन काम कर रहा है? फ्रिक्शन। क्योंकि स्पीड धीमी क्यों हो गई? जरूर फ्रिक्शन ही काम कर रहा होगा, वरना स्पीड तो बढ़ती। अगर अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होता तो बढ़ती चली जाती। क्या चीज है जो इस पे काम कर रही है? फ्रिक्शन, तभी स्पीड कम होती है। अच्छा, इसका मास कितना है? दैट इज 20 kg। 20 kg। सो अब आपको क्या पता करना है? वर्क डन। वर्क डन पता करना है, लेकिन वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा तो नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। That is work done is equals to change in kinetic energy। अभी आपको अलग भी मेथड बता दे रहे हैं। आप डिस्प्लेसमेंट से निकालना चाहते हो, इन्होंने एक नया मेथड का है वो भी बता दें। ये अदर देन वर्क एनर्जी थ्योरम से भी करो, बहुत अच्छी बात है। चलो, लेकिन इससे करना है। दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज ke फाइनल माइनस ke फाइनल कितना होता है? मैं शुरू से ही कॉमन ही ले ले रहा हूं, ऐसा किया जा सकता है। हाफ mv² माइनस तो तुरंत ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ dp का इसमें वैल्यू प्लेस करो। हाफ इंटू 20 इंटू 5²। तुम तो बहुत तेज निकली। अच्छा, आप करो अविश। हाँ, ये इनिशियल वाली पहले डाल दे रही हैं, जबकि v डालना चाहिए था, तो वो यही डाल दे रही हैं। हाँ बोलो। 5², इससे 10 आ गया। हमेशा v डाला करो पहले, सही है। चलो, तो 10 और 4 माइनस 25 कितना हो गया? कितना आया? मल्टीप्लाई करो। As work done is negative, so it is the work is done by friction. Work done क्या है? That is, it is negative work done of 210 joule। ऐसे लिख दो। बाकी फ्रिक्शन हमें अपनी जानकारी के लिए फ्रिक्शन कर रहा है। So it is of 210 joule। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। कह रहा है कि 10 kg की चीज टेबल पर पड़ी हुई है और उसको A से B मूव करा दिया गया है। ये देखो, किसी टेबल पर 10 kg की कोई चीज है और उसको मैंने कहां से कहां मूव करा दिया? यहां से मूव करा दिया। कहां तक? ये देखो, A से B की ओर। तो आरिश, क्या आप मुझे बताएंगे कि ग्रेविटी ने इस पर क्या काम किया है? मैंने ही धक्का देके मूव करा दिया। हमने तो काम किया है, हमने धक्का दिया तभी मूव की होगी, लेकिन ग्रेविटी ने क्या काम किया? हमने तो किया है, हमने धक्का दिया तभी तो आगे गई।
हमारा तो काम है। ग्रेविटी ने क्या क्या पूछा? करेक्ट। मोहजित आप भी बताओ। डिस्प्लेसमेंट इज पूरी बात आती है, तो देखो इस चीज को, दैट इज ग्रेविटी इज एक्टिंग। इस पे ग्रेविटी किधर काम कर रही है? इसका वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसा है? while displacement is horizontal, तो इसकी वजह से so F is perpendicular to S, this implies work done क्या हो गया? 0। अच्छा एक चीज इसको करा दें, ये जो निखिल बता रहे हैं उस मेथड से, ये एक दूसरा मेथड बता रहे हैं वो भी समझ। इन्होंने कहा कि सर आपने V और U तो है ही है, तो और कुछ नहीं, तो इसमें दूसरा मेथड नहीं लग पाएगा क्योंकि A और S दोनों ही नहीं पता है। सर अगर टाइम पता होता तो हम निकाल तब लगा देते। अभी इसमें दो अननोन है तो A कुछ भी लगा है, नहीं A पाएंगे, भी। इसी मेथड से ही करना पड़ेगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, जब तुम किसी बाइसिकल पर राइड कर रहे होते हो तो उस समय क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? बताओ बताओ। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। दैट इज, ये चीज क्या है? काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल से किस में बदलेगी? ट्रांसलेशनल। जब आप पैर से मूव कराते हो तो वो आपके बॉडी की कौन सी एनर्जी है? फूड एनर्जी। फूड एनर्जी से किस में बदल गई? वो मस्कुलर एनर्जी। आप मस्कुलर एनर्जी से मस्कुलर एनर्जी को यूज कर रहे हो ना? Yes, sir. मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इससे कन्वर्ट हुई राइडिंग ए बाइसिकल। देखो रोटेशनल, पहले रोटेशनल हुई फिर ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब लीनियर होती है, ट्रांसलेशनल यही चीज। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अगर तुम किसी बहुत बड़े रॉक को पुश कर रहे हो अपने पूरे माइट से, लेकिन ये रॉक हिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या आप वर्क डन कर रहे हो? और अगर नहीं कर रहे हो तो आपकी एनर्जी कहाँ गई? आप थक क्यों गए? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आर यू डूइंग एनी वर्क? आप इस पत्थर को हटाने का प्रयास कर रहे हो, बोलो आप बताएं। नहीं बोलो सर नहीं होगा सर। वर्क डन तो नहीं हो रहा। एज फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट टेकिंग प्लेस, इसलिए सो नो वर्क इज डन। ठीक है, जो भी हमने मस्कुलर फोर्स लगाया है दैट इज वो किस में हो गया? इट इज फॉर चेंजिंग द शेप। इसमें थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन होगा, जहां तुम हाथ लगा रहे हो ना वहां के पार्टिकल कुछ गिर जाएंगे। बहुत फोर्स लगा रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा? किसी भी चीज का जो शेप है उस पत्थर का थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर 10 लोग लगाएंगे धीरे धीरे वो घिस जाएगा, वहां से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब है कि आवर फोर्स, आवर जो हमने मस्कुलर फोर्स है, इट इज यूज्ड फॉर डिस्टॉर्शन ऑफ, किसके लिए इस्तेमाल हो गया? तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन उसके कई पार्टिकल, जहां तुम टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे 2-4 पार्टिकल गिरते ही हैं। दीवार पर भी लगाओगे तो क्या होगा कि आप इतना निकले। बाकी होता क्या है कि जैसे हम फोर्स लगाते हैं, हमने फोर्स लगाया, आप ऐसे समझो ये सब कुछ स्प्रिंगी है। इवन आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाओ, बहुत देर तक लगाओगे, थक जाओगे, लेकिन फिर जब तुम छोड़ोगे तो स्प्रिंग बाउंस बैक करेगी।
उतना ही काम वो वापस दे देगी, ठीक है कि नहीं। तो हमने उस पर काम कराया, हम थक गए, लेकिन उसने जो वर्क डन किया वो तो यूनिवर्स में चला गया, वो तुम्हें वापस मिला। तो इसी तरीके से जब तुम इसको प्रेस करते हो तो इसके इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट में दबाते हो, इलेक्ट्रॉन दूर जाना चाहते हैं, तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो। हाथ हटाने पे वो फिर बाउंस बैक होंगे, लेकिन वो काम तुमको मिल पाएगा क्या? वो तुम्हारी बॉडी में नहीं जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा? यूनिवर्स में। फिर भी इसका आंसर लिखो। इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि वर्क इज नॉट डन एंड आवर मस्कुलर फोर्स इज यूज्ड फॉर दैट इज, जैसे डेंटिंग ऑफ रॉक्स। कुछ लोग बॉल को जब फिरकी गेंदबाज होते हैं ना, स्पिन वाले, हाथ से अंगूठे से करते हैं, वो उसका डेंटिंग कर देते हैं, डीनेचर कर देते हैं, डिस्टॉर्शन कर देते हैं, तो उसी में वो गया है फोर्स, मस्कुलर फोर्स। आवर मस्कुलर फोर्स इज यूटिलाइज इन डेंटिंग ऑफ या डिस्टॉर्शन ऑफ रॉक, ठीक है, चेंजिंग द शेप ऑफ, इतना ही लिख दो। आवर मस्कुलर force is used for changing the shape of rock but at minor scale, microscopic scale, वो तुम्हें दिखेगा नहीं। shape of rock at microscopic scale। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर मूव कर रहा है तो ये बताइए, ये एक सैटेलाइट है, तो ये सैटेलाइट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो बताइए ग्रेविटी उस पर क्या काम कर रही है? ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही, जबकि सैटेलाइट जा रहा है इधर की ओर। सो इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट and the gravitational force both are perpendicular to each other, so there is no work done by gravity on satellite। सही है, वो उधर जा रहा है और अर्थ इधर खींच रही है, तो क्या लिखेंगे बोलो? ग्रेविटेशनल फोर्स is perpendicular to displacement of satellite। तो F is perpendicular to S, so work done is equal to 0। इतना ही रखिए।